गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारा बीए द्वितीय वर्ष अर्थात शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष का अधिगम आकलन वाला पेपर चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने अधिगम के स्तर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने बोध और स्मृति स्तर, पहला स्मृति स्तर था और दूसरा बोध स्तर था, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा है अधिगम का चिंतन स्तर। चिंतन का मतलब क्या होता है? सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है, किस प्रकार से अपने मौलिक विचारों को कोई बालक प्रस्तुत कर सकता है। विकी ने ये कहा था कि ये जो चिंतन स्तर होता है, ये बाकी के जो दो स्तर है उनको जब पास कर लेता है बच्चा, उसमें सफल हो जाता है, उसके बाद में ही वो चिंतन स्तर में प्रवेश करने लायक होता है। विकी के अनुसार ये जो स्तर है, विकी साइकोलॉजिस्ट थे, विकी ने ये बताया कि ये जो स्तर होता है, इस स्तर के अंदर बालक को और अधिक स्वतंत्रता का मौका मिलता है। ऐसे वातावरण को, इस स्तर से शिक्षण के ऐसे वातावरण को तैयार किया जाता है जिससे कि छात्र के अंदर जो शिक्षण का कार्य चल रहा है उसमें सजीवता आ सके, वो प्रेरित हो सके, उसके मौलिक चिंतन जो है उसको, कोई भी बालक है उसके मौलिक चिंतन को खुला अवसर प्रदान करना, जिससे कि बोध स्तर से इसको अधिक कार्य उत्पादन वाला स्तर माना गया है। अर्थात ये जो स्तर होता है अधिगम का चिंतन स्तर, ये दूसरे जो स्तर है उनसे सर्वोत्कृष्ट है। ये स्तर कक्षा में, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ। ऐसे वातावरण को, ऐसे वातावरण को, वातावरण ऐसा बन जाता है या विकसित हो जाता है, ऐसे वातावरण को विकसित करता है, जिससे विकसित करता है जिससे बालक जो अधिगम का कार्य कर रहा है, यानी शिक्षण का जो कार्य हो रहा है, वो शिक्षण कार्य सजीव बन जाता है। सजीव का मतलब जैसे प्रत्यक्ष उसको प्रतीत हो रहा है, सजीवता लिए हुए होता है, प्रेरक बन जाता है। इसके अलावा जो मौलिक चिंतन है, उस मौलिक चिंतन को, मौलिक चिंतन जो है उसके लिए अधिक जो खुला वातावरण है उसको विकसित करने में यह मददगार रहता है। अर्थात बालक अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर सकता है, खुल करके स्वतंत्र रह करके अपने मौलिक विचार है उनको प्रदर्शित कर सकता है। यह बोध स्तर से अधिक उच्च क्वालिटी का है। बोध स्तर के बाद में ही ये स्तर आता है, सोपान है या स्तर है, इनमें क्या है, क्रमबद्धता बनी हुई है, एक के बाद में दूसरा क्रम निर्धारित रहता है। तो जो बोध स्तर होता है उस बोध स्तर से ये अधिक कार्य उत्पादन को बढ़ाता है, अधिक कार्य उत्पादन को बढ़ाता है, ठीक है, बढ़ाता है। ये कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अर्थात विकी ने ये कहा कि इस स्तर के द्वारा कक्षा के अंदर वातावरण ऐसा विकसित हो जाता है जिससे शिक्षण का जो कार्य है उसमें सजीवता आ जाती है, शिक्षण के कार्य रोचक बन जाता है, प्रेरक बन जाता है। छात्र उस शिक्षण कार्य के अंदर अपने मौलिक चिंतन की अभिव्यक्ति है उसको वो प्रदर्शित कर सकता है। इसके साथ साथ ये अधिक कार्य को उत्पादन बढ़ाने में मददगार होता है। किससे? बोध स्तर से, ठीक है। ये विकी ने कही थी। जो बोध स्तर था उसमें तो क्या था कि जो स्मृति स्तर है उसको आगे बढ़ाने का कार्य था। स्मृति स्तर क्या कहता था? सिर्फ मेमोरी पे डिपेंड था, लेकिन ये चिंतन है। अब इसकी विशेषताओं पर नजर दौड़ाएं तो क्या है विशेषताएं, अर्थात इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं है, स्पेशलाइजेशन है, विशिष्टता लिए हुए है। सबसे पहले हम देखें कि ये जो कंडीशन होती है, ये जो स्तर, ये जो लेवल होता है, वो एक समस्या उत्पन्न होने के बाद में ही निर्मित होता है। अर्थात समस्यात्मक परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले विषय है या उपलब्धि है,
उन सब के लिए ये क्या होता है, उपयोगी होता है। अर्थात समस्यात्मक लेवल कह सकते हैं, परिस्थितियां कह सकते हैं, समस्यात्मक कंडीशन जो होती है जहां पर प्रॉब्लम आती है, उस स्थिति में उत्पन्न करने वाले जो विषय है, यानी कोई भी कंडीशन आ गई ऐसे प्रॉब्लमेटिक, उस विषय की या उस उपलब्धि की जो उपयोगिता है वो इस चिंतन स्तर में ही होती है। अर्थात ये जो समस्यात्मक प्रश्न आ गए या कोई ऐसी समस्या दे दी कि इसका सॉल्यूशन आप विचार विमर्श कीजिए, आपस में वाद विवाद कीजिए, कोई टॉपिक दे दिया, वार्ता के लिए दे दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये चिंतन स्तर है, यानी वो चिंतन करेगा बालक और उसके बाद में ही वो क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न करेगा। तो ये किसके लिए उपयोगी हो गया, समस्यात्मक है, जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति को बनाने वाला जो विषय है, परिस्थितियों में अध्ययन जो विषय है या जो उपलब्धि है उनके लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। दूसरा ये चिंतन है, इसलिए क्या है, करके देखने से क्रियात्मक जो कार्य होता है उस पर इसमें जोर दिया जाता है, क्रियात्मक। जैसे अभी हमने लिया था कि ये सृजनात्मकता, रचनात्मकता, इनके ऊपर ये निर्भर रहता है। तो इसका जो इस प्रकार का जो शिक्षण कार्य होता है वो क्या होता है, क्रियात्मक केंद्रित शिक्षण होता है। क्रियात्मक केंद्रित का मतलब क्रिया करके देखना, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो है वो इसके अंतर्गत आती है। दूसरा तीसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि ये चाहे कमजोर बालक हो चाहे वो होशियार बालक हो, सबके लिए ये सामान्य अवसर प्रदान करता है। अर्थात सबकी योग्यता जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। सभी छात्र, सभी प्रकार के बालक, चाहे वो निम्न श्रेणी वाले हो या उच्च श्रेणी वाले, यहाँ पर श्रेणी का मतलब क्या है, कक्षा में स्थान से है कि पढ़ाई में कमजोर है या पढ़ाई में होशियार है, दोनों ही प्रकार की जो कैटेगरी है उन दोनों ही प्रकार की कैटेगरी के छात्रों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। यानी निम्न बुद्धि वाले, बुद्धि लब्धि कह सकते हैं, बाकी योग्यता के आधार पर है, निम्न व उच्च योग्यता वाले दोनों के लिए क्या है, योग्यता वाले बालकों के लिए उपयोगी। ठीक है, दोनों ही प्रकार के बालक इसका उपयोग कर सकते हैं। ये 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसकी विशेषता, इसकी कमियां, इससे संबंधित सुझाव है, बड़ा प्रश्न भी बन सकता है। तो निम्न और उच्च योग्यता वाले बालक दोनों ही प्रकार के बालकों के लिए ये उपयोगी रहता है, क्योंकि वाद विवाद के अवसर है या सेमिनार होता है, विचारों को प्रस्तुत करना है, सभी को समान अवसर इसमें दिया जाता है। चौथा हम देख सकते हैं कि ये निम्न और उच्च योग्यता की बात हो रही है, तो छात्रों के समूह को बांट दिया है, छात्रों को समूह में बांट दिया जाए, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाए और उस ग्रुप में जो छोटे छोटे ग्रुप बने हैं उस ग्रुप के अंदर चिंतन स्तर को जांचा जाए या उनको परखा जाए या फिर उनका मूल्यांकन किया जाए, तो वो क्या होता है, आसान होता है। अर्थात इस प्रकार का जो स्तर है वो छात्रों के छोटे छोटे समूह में विभाजित करने से इसको और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। छात्रों के समूह में डिवाइड करके, ठीक है, डिवाइडेशन होने के बाद में क्या होता है, ये उपयोगी होता है और अधिक उपयोगी बन जाता है। ठीक है, ऐसे जो पूरा विद्यालय है जिसके अंदर 6वीं से 10वीं तक है, 11वीं 12वीं तक की क्लासेज है, 6ठी से 8वां अलग वर्ग बन गया है या अलग प्रकार से एक कैटेगरी निर्धारित हो गई, 9 से 12 तक की अलग कैटेगरी निर्धारित हो गई, उनको सामूहिक रूप से यानी 9 से 12 तक अलग कर दिया और 6 से 8 तक को अलग कर दिया, उनको सामूहिक वाद विवाद करने के लिए कहा जाए। तो ऐसी स्थिति में ये जो शिक्षण का जो कार्य है उस समय, तो ये शिक्षण की एक प्रभावशाली व्यूह रचना मानी जाएगी। अर्थात एक ऐसा अवसर बच्चों को देना जो सामूहिक रूप से वो सम्मिलित होकर के उसको और अधिक सुगमता से ग्रहण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में सामूहिक वाद विवाद प्रतियोगिता करवानी है तो ये सामूहिक
विवाद के लिए, वाद विवाद के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण व्यूह रचना है, व्यूह रचना, जिससे क्या हो जाएगा, जो ये चिंतन स्तर है वो किस प्रकार का हो जाएगा और अधिक प्रभावशाली बन सकता है। ठीक है, ऐसे जो छात्र है, बालक की बात करें तो उन बालकों को जैसे यहाँ तक पहुंच गए, सामूहिक उसमें वाद विवाद हो गया, तो ऐसे स्थिति में जो दूसरे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कि निष्क्रिय बैठे हैं, सक्रियता से उसमें हिस्सा नहीं ले रहे, तो उनको भी क्या होगी, प्रेरणा मिलेगी। दूसरे जो बालक उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनमें सक्रियता से भाग ले रहे हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, उससे और अधिक प्रेरित हो जाएंगे। तो बालकों को प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा के लिए ये एक स्रोत का कार्य हो सकता है। व्यूह रचना, जैसे व्यूह रचना माना है वाद विवाद के रूप में, ऐसे सामूहिक वाद विवाद के लिए ये जो कार्य हो रहा है, इस स्थिति में छात्रों को और अधिक जो प्रेरणाएं है वो और अधिक अच्छी प्रेरणाएं इनसे मिल सकती है। शिक्षण की जो ये प्रवृत्ति होती है उसके अंदर ये बहुत ही विचारपूर्ण माना गया है, यानी शिक्षण कार्य में ये और अधिक विचारपूर्ण माना गया है, यानी प्रेरित कर दिया और फिर उसके ऊपर और अधिक सघनता से विचार किया जाना, विचार विमर्श चलना है, यानी शिक्षण प्रवृत्ति है उसको और अधिक रोचक विचारपूर्ण बनाई जा सकती है। जैसे हमने क्या कहा था कि ये जो सोपान होते हैं या स्तर होते हैं, ये कहाँ से शुरू होते हैं, विचारहीन से विचारपूर्ण की ओर लेकर जाते हैं। तो ये शिक्षण प्रवृत्ति है और इस शिक्षण प्रवृत्ति को और अधिक विचारपूर्ण बनाने में ये बहुत ही मददगार होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि आयु है और परिपक्वता है, उसका इसमें और अधिक महत्व रहता है। जैसे उम्र व परिपक्वता, इनको क्या मिलता है, और अधिक महत्व मिलता है। जैसे ये जो चिंतन स्तर होता है ये पहली दूसरी कक्षा के स्तर के बच्चों का नहीं है, छठी तक के बच्चों के लिए हम नहीं मान सकते कि ये प्रॉपर है, छठी भी नहीं। मैं तो मेरा तो ये विचार है कि 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उनको अगर स्वतंत्र रूप से विचार अभिव्यक्ति को कहने के लिए मंच उपलब्ध करवा दे तो उनको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो दोनों ही तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, जो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन महाविद्यालय स्तर पर अगर हम इसको देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकता है बालकों के लिए, क्योंकि वहां पर क्या है, एक उम्र ऐसी है जो परिपक्वता की ओर है, वो सही और गलत को जान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए ये क्या होगा, चिंतन स्तर जो विचारों की अभिव्यक्ति है वो इजीली कर सकते हैं। जैसे हम 12वीं तक की बात करें, मैं अपने विचारों से कह रही थी, वाद विवाद की बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे विषय होने चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो कि कुछ हद तक उन बच्चों के लेवल में हो। तो बच्चों की आयु को भी ध्यान में रखना, उसकी परिपक्वता को ध्यान में रख करके यदि ये शिक्षण कार्य को करवाया जाता है या अधिगम कार्य करवाया जाता है तो ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अधिक महत्वपूर्ण। अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसे ही अगर हम देखें कि ये जो चिंतन का स्तर होता है इसमें क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। किसी बालक को अपने यहाँ करके तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर अपने विचारों को प्रस्तुत करना है तो उसमें क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार। ठीक है, ऐसे ही यदि हम कोई समस्या बालक के सामने रखते हैं और उसका समाधान हो रहा है चरणबद्ध तरीके से, तो इन फ्यूचर यदि बालक के सामने कोई समस्या आती है तो उसका समाधान वो क्या करेगा, अपने चिंतन स्तर पर आसानी से कर सकता है।
तो जैसे हम ज्ञान का उपयोग करते हैं उद्देश्य, तो उस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है। यानी अपने फ्यूचर में, भविष्य में बालक समस्या का समाधान कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ एक विशेषताएं हैं जिनको हमने जाना है कि चिंतन स्तर में किस आधार पर हम इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसको उच्च मान रहे हैं या उच्च माना जाता है। ठीक है, अब हम लेंगे कि ये जो चिंतन स्तर है इसमें क्या कमियां हो सकती है, कौन कौन से ऐसी इसमें खामियां हैं, कमियां हैं जिनको अगर ध्यान में रखें और उनको हटा दिया जाए तो ये और भी अधिक रोचक बन सकता है। तो अभी हम इसकी कमियों को देखेंगे। जैसे इसमें अभी उम्र परिपक्वता वाला लिया था, यानी स्वतंत्र मंच उपलब्ध है बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, तो उसमें ही हम देख सकते हैं कि छात्र और अध्यापक का जो संबंध है वो कैसा हो जाएगा, घनिष्ठता पूर्ण हो जाएगा, यानी मित्रतापूर्ण लिए हुए उनका व्यवहार होगा, जो कि कुछ हद तक तो सही है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसे भी है जिनके लिए वो सही नहीं माना जा सकता। अर्थात शिक्षक, ये कमियां हैं। कमियों में सबसे पहले हम देखें कि शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षार्थी अर्थात बालक, विद्यार्थी, उनका आपस में जो संबंध होता है, इनका आपसी संबंध वो क्या होता है, मित्रता पूर्ण होता है। अब आप ये देखिए कि इनका आपसी संबंध मित्रता पूर्ण हो गया तो कुछ हद तक तो वो सही है, मित्र बनकर रह सकते हैं आपस में, समस्या आपस में क्या शिक्षार्थी है वो कोई समस्या लेकर आता है तो शिक्षक उसका सॉल्यूशन तरीके से चरणबद्ध रूप से कर सकता है या बालक को सुझाव दे सकता है। लेकिन यदि ये मित्रतापूर्ण है तो कुछ स्थितियां या परिस्थितियां ऐसी भी बन जाती है जिनके अंतर्गत बालक को ये ध्यान में नहीं रहता कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे शिक्षक हैं, वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे मित्रतापूर्ण है, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी भी आ जाती है जिसमें वो अपनी गरिमा को ध्यान में नहीं रखते हुए, अपनी गरिमा में नहीं रहते हुए व्यवहार को कुछ उग्र रूप से, कुछ ऐसे तरीके से प्रस्तुत कर दे जो कि शिक्षक के लिए एक ठेस वाली स्थिति बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षार्थी है, वो उस टीचर को, उस गुरु को, उस शिक्षक को अपना एक मित्र मान करके उस प्रकार से व्यवहार कर देता है जैसे अपने मित्र के साथ में रखता है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो संबंध है वो क्या हो जाता है, एक ऐसे लेवल में आ जाता है जो गुरु शिष्य की परंपरा से ना होकर के मित्र रूप लिए हुए होता है, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है, त्रुटि आती है या कुछ खामी आ जाती है। तो ये विशेष एक इसकी कमी है जिसके अंदर दोनों को आपसी संबंध का, जिसमें गुरु रहेगा, शिक्षार्थी या शिष्य है वो शिष्य ही रहेगा। ये परंपरा को अगर ध्यान में रखें तो ऐसी स्थिति में इसमें आने वाली जो कमी है, जो उसका व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ रहा है, उसको रोका जा सकता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि ये जो चिंतन स्तर होता है, ये जैसे हमारा स्मृति स्तर है या बोध स्तर है, उसमें जो शिक्षण दिया जाता है उसमें क्या होता है, एक निश्चित कार्यक्रम यानी पाठ्य वस्तु है उसको कुछ टुकड़ों में विभाजित करके फिर बालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो एक निश्चित कार्यक्रम होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, यानी कोई भी निश्चित कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं होती, कार्यक्रम नहीं होता, जैसा कि नहीं होता, जैसे कि बोध और स्मृति स्तर में है, पहले नंबर पर स्मृति है, दूसरे पर बोध है। ठीक है, इनके अंदर जैसे एक डिसाइडेड पाठ्यक्रम होता है, ऐसा इसके अंदर नहीं होता, यानी ऐसे कार्यक्रम की रूपरेखा इसके अंदर नहीं होती। अब जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या शिक्षक अपने उद्देश्य की पूर्ति कर
चलेगा, क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति कब होगी, जब एक निश्चित प्रोग्राम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेगा। और यहाँ पर तो कोई शेड्यूल ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई प्रोग्राम फिक्स ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनकी पूर्ति संभव नहीं हो सकती। ऐसे अगर हम देखें, जैसे अभी मैंने बताया था कि ये उच्च कक्षाएं होती है, उनके लिए तो ये क्या होती है, प्रभावशाली हो सकती है, प्रभावशाली, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए नहीं हो सकती। छोटी कक्षाओं के लिए ये प्रभावशाली नहीं हो सकती। कहने का मतलब कि छोटी जो कक्षाएं होती है वो इस स्तर पर अगर कक्षा कार्यक्रम बनाए तो छोटे कक्षाओं के बच्चों के द्वारा उम्र छोटी होने के कारण वो संभव नहीं हो सकता, जो कि हम उच्च कक्षाओं में इसको उपयोगी मानते हैं। उच्च कक्षाओं में तो ये हो सकता है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए ये प्रभावशाली नहीं होता है। ऐसे ही यदि हम देखें कि समस्या समाधान है, उसके लिए उसको हम उपयोगी मान रहे हैं, लेकिन यदि समस्या है और वो समस्या का समाधान शिक्षण कार्य के अंतर्गत आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षण कार्य क्या होता है, और अधिक बाधित हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, समस्या केंद्रित होता है, समस्या केंद्रित। समस्या केंद्रित है, जैसे अभी मैंने कहा समस्याएं और बढ़ जाती है। सपोज कीजिए सभी सब्जेक्ट को अगर हम समस्या मान करके प्रस्तुत करें बालक के सामने और फिर उससे समाधान मांगे, तो कोई जरूरी है कि हर सब्जेक्ट समस्या को लिए हुए हो और हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को हम समस्या के मानते हुए उसका सॉल्यूशन निकाल सके, ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए नहीं होता। तो ये समस्या केंद्रित है, ये इसकी एक कमी है कि हर टॉपिक समस्या केंद्रित नहीं हो सकता। कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जो समस्याओं को लिए हुए भी नहीं है और उनका हमें सॉल्यूशन समाधान निकालना होता है। ऐसे ही यदि हम देखें कि ये जो ले रहे हैं हम कि समस्या केंद्रित है, हर सब्जेक्ट में हमने मान लिया कि समस्याएं हैं, समस्या उत्पन्न हो रही है और उस कार्य को हम शिक्षण कार्य को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस शिक्षण कार्य प्रत्येक विषय को इससे ही प्रभावशाली बनाए ये भी कोई जरूरी नहीं होता। तो ये समस्या केंद्रित है, तो शिक्षण कार्य क्या हो रहा है, इसमें शिक्षण कार्य बाधित हो जाता है, शिक्षण कार्य समस्या केंद्रित होने से बाधित हो जाता है। ठीक है, अगला जैसे कि इसमें मैंने बताया था कि वाद विवाद और सेमिनार हर सब्जेक्ट में हो कोई जरूरी नहीं, हर विषय इस सेमिनार से हो या हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो इसी के द्वारा सोल्व की जाएगी। वाद विवाद करवा लिया या सेमिनार करवा लिया, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए तो ये कंपल्सरी नहीं है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए संभव नहीं है सेमिनार करवाना है या वाद विवाद करवाना है। कुछ सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, लेकिन सारे विषय इसके अकॉर्डिंग हम तैयार नहीं करवा सकते। तो ये कुछ कमियां हैं और इन्हीं से संबंधित जुड़े हुए कुछ सुझाव है जिनके बारे में अभी हम देखते हैं, इसके साथ में देखते हैं, जिससे कि इनसे संबंधित अगर है तो हम उसको इजीली टैली कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर बताया है कि जो ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में हम बच्चों के लिए जो चिंतन स्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, शिक्षण का एक सूत्र अपना रहे हैं जिससे कि बच्चे का चिंतन स्तर बढ़े। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस बालक का जो आकांक्षा स्तर है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, अर्थात बालक दिमाग में ये बैठा कर रखे कि और अधिक जानकारी है और अधिक इसके बारे में जाने, तो ये उसका आकांक्षा स्तर है। आकांक्षा स्तर ये आप लोगों ने देखा होगा, बौद्ध स्तर में भी लिया था, आकांक्षा स्तर को बढ़ाना। ठीक है, जिससे क्या होगा, चिंतन स्तर और अधिक सॉलिड बन जाता है। ये आकांक्षा स्तर ही तो है वाद विवाद कि अपने विचारों को प्रस्तुत करना, दूसरे के विचारों को जानना, जिससे कि और अधिक उसका नॉलेज, उसकी जानकारी बढ़ सके, जिससे आने वाले समय के अंदर वो समस्या अगर उसके सामने रहती है तो वो उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है।
दूसरा कि कोई भी समस्या अगर बालक की समस्या केंद्रित है तो ऐसी स्थिति में बालक के समक्ष जो समस्या है उस समस्या से उसको पूरी तरह से अवगत करवाना है, समस्या से अवगत करवाना, अवगत करवाना। ठीक है, कोई भी समस्या है, क्या है, कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ये पूरी जानकारी उस बालक को होनी चाहिए। ऐसे ये जो होते हैं वो मौलिक विचार, मौलिक चिंतन हमने लिया था ना विज्ञान के अनुसार, मौलिक विचार है या चिंतन है, सृजनात्मकता है, इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तभी जाकर के हमारा चिंतन लेवल क्या होगा, बालक का चिंतन लेवल क्या होगा, उसको और अधिक सोलिड बना सकता है। बार बार उसको ये अवसर दिए जाए जिससे कि उसके मौलिक विचारों प्रस्तुत करना है, सृजनात्मकता को बताना है, तो वो और अधिक उसके लिए प्रभावशाली बन सकती है। ऐसे यदि हम देखें कि कक्षा के अंदर मौलिक विचार लाने हैं या सृजनात्मकता को प्रस्तुत करना है या प्रेरणा को बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वातावरण है क्लास का वो कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक वातावरण कक्षा का। ठीक है, क्यों, जिससे कि आपस में सहयोग कैसे कर सकते हैं, सहानुभूति कैसे दर्शा सकते हैं, एक दूसरे को किस प्रकार से हम सपोर्ट, सहयोग की भावना रखते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपने विचारों को भी हम अभिव्यक्त करें तो दूसरे के विचारों को सुनने की भी क्षमता रखें, सहानुभूति हम कैसे दर्शाएं, कैसे उससे प्रेमपूर्ण बात करें या प्रेमपूर्ण व्यवहार को दर्शाएं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने बोध स्तर को भी लिया था कि जब तक स्मृति स्तर को पास नहीं कर लेता, सफल नहीं हो जाता बालक, उसको बोध स्तर में प्रवेश नहीं मिल सकता। तो इसके लिए क्या होंगे, दोनों स्तर, कौन कौन से, स्मृति और बोध स्तर। जब तक बालक इनको सफल नहीं कर लेता तब तक नेक्स्ट जो स्तर है यानी चिंतन, उसमें प्रवेश नहीं मिल सकता। तो इसमें सफल होगा तो इसमें उसको क्या मिल जाएगा, प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए, उसको पहले वाले दोनों स्तर को पास करना होगा। ठीक है, ये जब हो जाता है तब हम ये कह सकते हैं कि जब ये स्थिति आ जाती है कि सफल हो गया, उसके बाद में ही इसको अपनाया जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सावधानी से, सजगता से ये कार्य अपने शिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा अधिगम का चिंतन स्तर जो 30 इसका चिंतन स्तर था, इसको हमने आज देख लिया। और कल हम इसके जो अंतर है तीनों में आपस में क्या अंतर लिए हुए हैं, तुलना करना है, अंतर निकालना है, वो चीज हम इसमें देखेंगे क्योंकि वो भी एक बड़ा प्रश्न बनता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।